तो जय हिंद बच्चों, आज जो हम कर रहे हैं वो आपके पास कर रहे हैं द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। तो आपके पास राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उनके इलेक्शन, सर्विस कंडीशंस और आपके क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बात करी थी। तो आज पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली जो आपके पास प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, देखिए हम लोग बात कर सकते हैं डिवाइड, अगर हम पावर्स को करेंगे तो बहुत सारी उनको पावर्स दी गई हैं। ठीक है, तो पहली जो आपके पास पावर है वो आपके पास है एग्जीक्यूटिव पावर। दूसरी जो पावर है आपके पास है लेजिस्लेटिव पावर्स। तीसरे जो आप आपका सब टॉपिक कर सकते हैं दैट इज जुडिशियल पावर्स, इमरजेंसी पावर्स, मिलिट्री पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स और फाइनेंशियल पावर्स। ये कुछ और अदर पावर हैं जो राष्ट्रपति को हमारे दी गई हैं। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति को ये सब शक्तियाँ दी गई हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और बात करेंगे कि वो इन कैपेसिटीज़ में किस तरीके से एक्ट करते हैं। तो पहली जो आपके पास पावर है वो है एग्जीक्यूटिव पावर। तो याद रखिएगा, आपके पास जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव स्टेप्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाते हैं। आपको पता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं आपके पास द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा आपके पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले तो आपके पीएम और उनके मिनिस्टर्स। ठीक है, आपके मिनिस्टर्स। इसके अलावा आपके पास कौन आते हैं? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो जो भी इनके एक्शंस होते हैं वो सब जो होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये है, ये रूल्स बना सकते हैं कि किस तरीके से जो आपके पास ऑर्डर्स हैं या अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति जो हैं उनके रिलेटेड रूल्स बनाने की शक्ति रखते हैं। इसके अलावा किस तरीके से बेटर आपके पास यूनियन गवर्नमेंट का जो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस यानी कि उनका जो काम है उसका जो ट्रांजैक्शन यूनियन गवर्नमेंट है वो किस तरीके से होगा और वो किस तरीके से मिनिस्टर्स के बीच में जो पोर्टफोलियो है वो एलोकेट होगा, इस सब के बारे में जो बात करेंगे। वो जो है, जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को दी गई हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और जो ये ऑफिस होल्ड करते हैं वो राष्ट्रपति के प्लेजर में ही होल्ड करते हैं। हालांकि ये जो आपके पास कंडीशन है वो आपकी जनरल नहीं है, ये बिल्कुल जनरल कंडीशन नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की, वो इस तरीके की है कि जो भी पार्टी आपका 50% से ज़्यादा लोकसभा में सीट्स, क्योंकि आपको पता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या है, आपके पास पार्लियामेंट के भी क्या होते हैं, आपके एक ऑर्गन होते हैं, आपका लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। और आपके पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है वो कैसी होती है, ये लोकसभा आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का एक हिस्सा लोकसभा और लोकसभा का एक छोटा हिस्सा सरकार। ठीक है, तो जो लोकसभा के चुनाव होते हैं हर 5 साल में, जो पार्टी ग्रुप आपका सबसे ज़्यादा वोट लेके आता है, सीट्स लेके आता है, सबसे ज़्यादा सीट लेने का मतलब ये है कि आपका 50% से ज़्यादा जो है पार्टी अगर लेके आई है तो उसके नेता को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने का न्योता देते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसे हम कहते हैं हंग पार्लियामेंट, उस केस में या हंग लेजिस्लेचर, उस केस में आपके पास क्या होता है, आपके लोकसभा में अगर कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं ला पाएगा तो राष्ट्रपति जो है आपके जो कोएलिशन गवर्नमेंट है वो बनाने के लिए न्योता देते हैं। कोएलिशन का मतलब ये होता है कि कुछ पार्टीज मिलकर जो है आपके क्या बनाएंगी, सरकार बनाएंगी। इसके अलावा जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे वो अदर मिनिस्टर्स को हटा भी सकते हैं। ठीक है, पर वो ऐसा होगा कि प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे कि इस व्यक्ति को आपको ये मिनिस्टर बनाना है। ठीक है, और आपका इन मिनिस्टर को हटाना है। तो अल्टीमेटली जो पावर है वो इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बट आपके पास जो फॉर्मली जो है एग्जीक्यूटिव होती है इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आके इसके अलावा जो है आपके पास आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल को ये अथॉरिटी होती है कि किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में बैठ सकते हैं, उसकी कमेटी के मेंबर बन सकते हैं, बट वो वोट नहीं करते। और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये भी आपका जो ऑफिस होल्ड करते हैं वो आपके पास क्या, आपके प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे ही होल्ड करते हैं। और इसके बता दूं, प्रेसिडेंट के जो अलावा जो अटॉर्नी जनरल के अलावा जो अटॉर्नी जनरल को 2 और लोग जो साथ देते हैं वो आपके पास हैं। 2 और जो पोस्ट हैं जो उनका साथ देती हैं, सबॉर्डिनेट करती हैं, दैट इज सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स। तो इसके अलावा ये आपके भारत के सीएजी को भी अपॉइंट करते हैं, द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो सीएजी हैं वो आपके पास क्या है, आज की डेट में कॉम्प्ट्रोलर नहीं है, ऑडिटर जनरल हैं। मतलब आपके जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार
और उससे संबंधित जो आपके पास विभाग हैं उनके डिपार्टमेंट्स का क्या करती हैं, ऑडिट करती हैं, और आपके पास वो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करती हैं कि इन्होंने जो है इस तरीके से खर्चा किया है। कंट्रोलर या अकाउंटेंसी का काम जो है हमारे यहाँ नहीं है, इट वॉज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम, बट हमारे यहाँ जो कंट्रोलर का काम है वो अलग कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति के पास कंट्रोलर काम, सॉरी सीएजी के पास अब जो है कंट्रोलर काम नहीं है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो अपॉइंटमेंट है, सीएजी का जो अपॉइंटमेंट है, दैट इज ऑल्सो डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और मैं आपको बता दूं जो सीएजी हैं वो आपके पास एक पूरी एक सर्विस को जो है लीड करते हैं, एंड विच इज नोन एज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है और उसके जो चेयरमैन एंड मेंबर्स हैं उनको भी आपके राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसके अलावा गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपके पास राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा ये रिलेटेड टू द यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अफेयर्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो मांग सकते हैं। इसके अलावा जो बिल्स पार्लियामेंट में या प्रपोजल्स हैं जो पार्लियामेंट के सामने सरकार की तरफ से कौन से प्रपोजल रखे जाने हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मांग सकते हैं। ही कैन ऑल्सो रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट अ कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर on which a decision has been taken by a minister but which was not considered by the council। तो ये क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करने के लिए बोल सकते हैं कि जो आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने कोई कंसिडरेशन किसी मिनिस्टर की जो है रखी गई है, हालांकि मिनिस्टर ने डिसीजन लिया बट आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसे उसने कंसिडर नहीं किया, तो उसके बारे में भी जो है आपके पास वो प्रधानमंत्री से क्या कर सकते हैं, वो उस कंसिडरेशन को रखने के लिए बोल सकते हैं, सबमिट करने के लिए बोल सकते हैं फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके पास SC ST कमीशन और आपके OBC कमीशन जो आपके पास 338, 338A, 338B आपके आर्टिकल्स में है, SC राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, ST राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए और OBC राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, उससे रिलेटेड जो आपके पास है कमीशंस, ठीक है, वो उसको नियुक्त भी जो है आपके राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल, ताकि जो है सेंटर स्टेट और स्टेट कॉर्पोरेशन बना रहे, आपस में उनके बीच में मतभेद ना हो या अगर हो तो सुलझाए जा सके, तो उसके लिए जो काउंसिल है वो भी आपके राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज को भी डायरेक्टली यही एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं और थ्रू देयर एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपॉइंट करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, और जिसके थ्रू जो है आपकी टेरिटरीज को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जैसे आपके पास LG ऑफ दिल्ली। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, तो कोई भी एरिया को 5th शेड्यूल में जो आपके पास है शेड्यूल्ड एरिया वो नियुक्त कर सकते हैं, और किस तरीके से आपके पास जो पावर्स हैं वो डेलीगेट कर सकते हैं टू द शेड्यूल्ड एरिया एंड द ट्राइबल एरिया। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति जी के लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में, यानी कि आपकी विधायी शक्तियाँ। तो हमारे राष्ट्रपति जी को कई विधायी शक्तियाँ भी प्रदत्त हैं, प्रधान है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति जी को जो है आपके पास समन करने का और प्रोरोग करने का सत्र को वो अधिकार है। मतलब प्रोरोग का मतलब ये होता है, आपको मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो मेंशन्ड है वो ये है कि साल में जो आपके सेशंस होते हैं वो इस तरीके से होता है कि किसी भी 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होनी चाहिए वो 6 मंथ होनी चाहिए। अब नॉर्मल टाइम में 3 बार होती है, पहला बजट के समय होती है, दूसरा मानसून में होती है, तीसरा सत्र होता है। तो बजट पहला सेशन, ठीक है, दूसरा आपके मानसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन जो अभी आजकल चल रहा है। मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 मंथ्स का होता है। तो राष्ट्रपति जो है ये जो सेशन 3 बार आ रहे हैं इसको कहते हैं समन करना। अब प्रोरोग का मतलब होता है जब ये सेशन एंड होता है, इसके बीच में जो प्रोसेस होता है, जैसे आपके पास सदन को स्थगित करना या आपका मीटिंग स्थगित करना, तो उसे कहते हैं एडजॉर्नमेंट। अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना उसे कहते हैं एडजॉर्नमेंट साइन डाई। ये जो काम होते हैं ये आपके पास उस सदन के जो आपके पास चेयरपर्सन होते हैं उनका काम होता है, जैसे लोकसभा में स्पीकर का और राज्यसभा में चेयरमैन का। इसके अलावा जो पार्लियामेंट का जो पहला सेशन होता है, जो आपके बजट सेशन होता है, ठीक है, और जनरल इलेक्शन के बाद हर 5 साल में जो लोकसभा के आइडियली जो इलेक्शन होने चाहिए, बीच में हालांकि मिड टर्म इलेक्शन भी हो सकते हैं अगर सरकार गिर गई, तो हर इलेक्शन के बाद जो है आपके पास पहला सेशन जो होता है वो राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं, आपका एड्रेस करते हैं। साल के पहला जो सेशन होता है बजट सत्र से पहले, उसमें जो आपके पास राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं उसके ऊपर वोटिंग भी होती है, जनरल डिस्कशन भी होता है आपके सदन में कि भाई जो है आपके जो राष्ट्रपति जी ने क्या बताए हैं वो एक्चुअली सरकार की बातें बताते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बातें बताते हैं, और वो गवर्नमेंट के ही आपके जो कागज़ हैं उनको जो है कह सकते हैं कि पब्लिक में
डिक्लेयर करते हैं थ्रू द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये आपके पास है। इसके अलावा जो है आपके हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को ये मैसेज भेज सकते हैं, कोई बिल पेंडिंग है या एक्सेट्रा के लिए, तो बिल रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आपके मैसेज जो है भेज सकते हैं। इसके अलावा ये किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, लोकसभा का प्रिसाइड करने के लिए, जब आपके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं हो या आपके वैकेंट हो, ठीक है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है? वो सदन ही अपॉइंट करता है। इसके अलावा आपके पास राज्यसभा के किसी मेंबर को प्रिसाइड करने के लिए बोल सकते हैं जब आपके पास चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अवेलेबल ना हो। इसके अलावा 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये आपके नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। तो होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चंस ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो है ये डिसाइड करते हैं इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा इनकी जो है प्रायर परमिशन जरूरी होती है कुछ टाइप्स के बिल्स के लिए, जैसे कि आपके पास मनी बिल्स, जैसे आपके पास बिल फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स और क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट। तो अगर किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करना है या नए राज्य का गठन करना है तो भी आपके राष्ट्रपति की पहले प्रायर परमिशन जरूरी होती है। इसके अलावा जब आपके पास बिल कोई राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, या तो उसे एसेंट दे देंगे तो बिल जो है एक्ट बन जाएगा। लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने इन्हें पास किया तो आपका एक्ट बन गया। पर इसके अलावा क्या कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं आपके पास एब्सोल्यूट वीटो। तो ये बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं, कोई बिल उनके पास आया है लोकसभा राज्यसभा से, या रिटर्न कर सकते हैं, इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। पर अगर आपके पास दोबारा बिल पास कर दिया गया तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में राष्ट्रपति जी को उसको साइन करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और टाइप का दो वीटो उसके अलावा विदहोल्ड होता है, आपके पास एब्सोल्यूट और सस्पेंसिव वीटो होता है आपके पास रिटर्न करना। तीसरे टाइप का जो वीटो होता है उसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। और जो ये पॉकेट वीटो होता है इसका मतलब होता है टेकिंग नो एक्शन। तो आपके पास टेकिंग नो एक्शन की अथॉरिटी भी आपके पास राष्ट्रपति जी के पास है, और ये जो अथॉरिटी है ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति जी को देता है। इसके अलावा अगर राज्य की विधानसभा का कोई बिल है, स्टेट लेजिस्लेचर का बिल है, तो वो भी आपके पास राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति जी के लिए एसेंट के लिए रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी जो है वो आपके पास या तो बिल को हाँ कर देंगे या विदहोल्ड कर देंगे, ठीक है, और या तो गवर्नर को बोलेंगे कि इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दें, ठीक है। और इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट टू द बिल इफ अगेन पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर आपके पास जैसे पार्लियामेंट्री केस में ये राष्ट्रपति की जो है एक कंपल्सन हो जाता था, अगर सस्पेंसिव वीटो लगाया है, बिल को वापस भेजा है लोकसभा राज्यसभा के रिकंसिडरेशन के लिए और दोबारा पास होकर उनके पास आया है तो मजबूरी होती थी साइन करना, पर इस केस में नहीं होता, राज्य विधानसभा के केस में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो है ये आपके ऑर्डिनेंसेस भी क्या कर सकते हैं, प्रोमulgate कर सकते हैं व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो पार्लियामेंट जो है अगर सेशन में नहीं है तो ये ऑर्डिनेंस प्रोमulgate कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाइड इज दैट कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर जब आपके पार्लियामेंट सदन में आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को उसे 6 हफ्ते के अंदर पास करवाना पड़ेगा, तभी वो कानून बन पाएगा, नहीं तो वो डाइल्यूट हो जाता है। तो आपके पास अगर इमीडिएट रिएक्शन के लिए आपके पास क्या करना है, हमें कोई कानून चाहिए तो राष्ट्रपति जी जो है वो प्रोमulgate कर सकते हैं ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123। इसके अलावा ये राष्ट्रपति जो है आपके पास सीएजी की, यूपीएससी की, फाइनेंस कमीशन की या इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, और पार्लियामेंट की अलग अलग कमेटी जैसे आपके पास पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो आपके पास सीएजी रिपोर्ट को पढ़ेगी और सदन के सामने रखेगी। इसके अलावा यूपीएससी की आपके रिपोर्ट्स हैं, जो आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है वो आपका जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो होता है, आपके पास जो कमेटी ऑन पर्सनल होती है वो आपके पास जो होती है इसके बारे में पढ़ती है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन या इस तरह की रिपोर्ट्स को भी राष्ट्रपति जो हैं आपके पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। इसके अलावा पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, इस तरह की जो आपके पास क्या है यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, आपके पास रेगुलेशन बना सकते हैं। और पौंडीचेरी क्योंकि उसके पास खुद की विधानसभा है तो राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं व्हेन द असेंबली इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के कुछ फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय पावर भी हैं, जैसे राष्ट्रपति जो है आपके मनी बिल जो है तभी इंट्रोड्यूस हो सकता है जब आपके राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन हो, और मनी बिल का सर्टिफिकेट जो है लोकसभा स्पीकर देते हैं, और लोकसभा में ही मनी बिल यानी कि आपके पास आपके कैसे आपका धन विधेयक
वो जो है आपका रखा जा सकता है। तो लोकसभा के स्पीकर उसका सर्टिफिकेट देते हैं। इसके अलावा हर साल जो है बजट जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो राष्ट्रपति की वजह से ही आपका सदन में आता है। ठीक है। इसके अलावा कोई भी डिमांड फॉर अ ग्रांट वो इनके रिकमेंडेशन के बिना नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा कंटीजेंसी फंड जो आपके पास इमरजेंसी के लिए फंड होता है, 3 टाइप के फंड हैं। पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसे यूजुअल फंड भी आप समझ सकते हो, कंसोलिडेटेड फंड। दूसरा होता है कंटीजेंसी फंड और तीसरा होता है आपके पास कौन सा, पब्लिक अकाउंट फंड। ये 3 तरह के फंड आपके पास हैं। तो आपका कंटीजेंसी फंड जो होता है वो इमरजेंसी के लिए होता है। जैसे आपके पास मान लो घर में छोटू है, तो छोटू की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसके लिए घर वाले पैसे संभाल के रखेंगे। तो वो अगर आपके पास क्या है, उस बिल आपको उस फंड से पैसा निकालना है, तो आपके पास क्या होगा, राष्ट्रपति जो है कंटीजेंसी फंड से उनके बिना जो है पैसा नहीं निकल सकता। तो ही कैन मेक एडवांसेस, तो उससे वो एडवांस निकालवा सकते हैं फॉर सरकार, गवर्नमेंट के लिए, फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो खर्च करें। इसके अलावा ही कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर। जैसे आपके पास फाइनेंस कमीशन जो होता है, ठीक है, वो अपॉइंट करा जाता है। जैसे आपका 15 फाइनेंस कमीशन है, तो वो आपका कौन अपॉइंट करेगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में है, जिसके बारे में हम अच्छे से बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति जी के पास कुछ जुडिशियल यानी कि न्यायिक पावर है, न्यायिक शक्तियां हैं। जैसे भारत के चीफ जस्टिस जो हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं आपके कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है, उसके बारे में जो है आपके राष्ट्रपति एडवाइस मांग सकते हैं, और पर वो एडवाइस जो है वो बाइंडिंग नहीं होगी। इसके अलावा ये जो है आपके पास राष्ट्रपति जो है क्या कर सकते हैं, जुर्म को क्या कर सकते हैं, या तो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, ठीक है, या सस्पेंड भी कर सकते हैं, कम्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इवन इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल, और कोर्ट मार्शल और आपके डेथ पेनल्टी केस में जो राज्यपाल होते हैं वो आपके पार्डन नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमेटिक पावर है राष्ट्रपति की, तो आपके कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी जो होती है वो राष्ट्रपति के नाम पे ही होती हैं। इसके अलावा आपके जो दूसरे देशों के एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के पास ही अपना कह सकते हैं क्रेडेंशियल्स रखते हैं। इसके अलावा भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हाई कमिश्नर्स एंड आपके एम्बेसडर्स, वो राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और भेजते हैं। इसके अलावा इनके पास सैन्य शक्तियां हैं, मिलिट्री पावर है। जैसे आपके पास आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं, और ये जो है आपके आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा वॉर और पीस यही डिक्लेयर करते हैं, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अलावा कुछ इमरजेंसी पावर है। हमारे संविधान में इमरजेंसी पावर का प्रोविज़न है, जो कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी में क्या होता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो हमारे यहाँ भी ऐसा सिस्टम है। तो इमरजेंसी जो एक्चुअली डिक्लेरेशन होती है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। 3 तरीके की इमरजेंसी हैं, दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी, अगर आपके पास वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन है तो नेशनल इमरजेंसी लगेगी आर्टिकल 352 केस में। पहले आर्म्ड रिबेलियन ना होकर इंटरनल डिस्टर्बेंस होता था, क्योंकि 1975 में इस बिहाफ में इमरजेंसी लगा दी गई थी, और ऐसा बोला गया कि इट इज़ द किलिंग और असैसिनेशन ऑफ द आपके डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र की हत्या माना गया था उसे। तो इस वजह से के बाद जो है 1978 में इसे बदल दिया गया, और अब जो है आपके पास इसका जो वर्ड यूज़ कर दिया गया है दैट इज़ द आपके पास आर्म्ड रिबेलियन। तो पहले आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस था, तो आपके पास जो है नेशनल इमरजेंसी है वो राष्ट्रपति लगा सकते हैं। पहले वो पूरे देश में लगती थी, अब जो है पार्ट ऑफ इट में भी लग सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन जो राज्यों के लग सकता है, अगर राज्य कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके पास क्या लग सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और जो राज्य की आपके पास शक्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं, छिन जाती हैं। तो राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति वहाँ पे लीड करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी इन केस आपके प्रदेश में वित्तीय आपातकाल जिसे हम कहते हैं, अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशंस के जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो उस केस में आपके पास आपके जो सैलरीज़ हैं, पेंशन्स हैं, इस सबको जो है बिल्कुल आपका रोक सकते हैं। इसके अलावा राज्यों की जो विधान सभाएं हैं उनकी जो फाइनेंशियल पावर्स हैं उन पे कंट्रोल कर सकते हैं राष्ट्रपति। इसके अलावा आपके पास ये जो पावर्स दी गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। और नेक्स्ट थिंग इज दैट चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। थैंक यू।